नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, आज हम आपके एक नए टॉपिक की शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है। और उस टॉपिक में का नाम है, आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम में आपके इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सामान्यतः। वो है आपके राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। देखिएगा, राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। देखिएगा, इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले तो ये देखें कि भाई जिस राजस्थान की हम प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस राजस्थान से आपके यहाँ पर तात्पर्य किससे है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई गुप्त राजवंश के पश्चात भारत में जो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां प्रबल हुई, ठीक है। गुप्त राजवंश का पतन आपके मूल रूप से हुणों के आक्रमण को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है कि भाई हुणों का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के कारण आपके क्या हुआ है कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और पुनः विकेंद्रीकरण का जो दौर है वो यहाँ आरंभ हो गया। छोटे छोटे अनेक राज्यों का उदय हुआ। वो राज्य राजपूत राज्यों के नाम से जाने गए। किस नाम से जाने गए हैं? राजपूत राज्यों के नाम से जाने गए। अब ये समय है 7वीं से 12वीं सदी का। 7वीं से 12वीं सदी का। हालांकि हम आपके मुगल काल तक की बात आपके इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में करेंगे, लेकिन 7वीं से 12वीं सदी के राजस्थान की अगर प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हम देखें तो वो हमें आपके कहां से प्राप्त होती है कि विभिन्न शिलालेखों से प्राप्त होती है। ताम्रपत्र आपकी जो रियासतों में जारी हुए हैं उनसे आपके प्राप्त होती है। और समकालीन विवरण अगर कोई उपलब्ध है तो उस आपके समकालीन विवरण से हमें प्राप्त होती है। समकालीन विवरण से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिएगा कि भाई जब मुगलों के संपर्क में हम आए, किनके? मुगलों के संपर्क में आए, तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का प्रभाव भी राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ा है। राजपूत राज्यों की व्यवस्था पर आपके देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि मुगलों के संपर्क में आने से पहले ये राजपूत राज्य आपके एक स्वायत्त इकाई के रूप में हुआ करते थे। इंडिपेंडेंट आपके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही मुगल आपके यहाँ आए तो इन्होंने आपके राजपूत और राज्यों को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का एक औजार बना करके रख दिया, ठीक है। उन्होंने मुगल साम्राज्य की समृद्धि के लिए काम करना आरंभ कर दिया। किन्होंने? राजपूत राज्यों ने, ठीक है। तो यहीं से हमें आपके देखने को मिलता है कि भाई कि क्या क्या आपके प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। प्रारंभ में कैसी थी और फिर आपके परिवर्तनों का दौर किस प्रकार से यहाँ पर प्रचलित हुआ है, ठीक है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाए तो प्रशासन के शीर्ष पर आपके कौन विद्यमान होता था? राजा आपके विद्यमान होता था। प्रशासन के शीर्ष पर आपके कौन? राजा विद्यमान होता था। अब राज्य की समस्त शक्तियां या कहें शासन की समस्त शक्तियां राजा में निहित होती थीं। वो राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। उसके आदेश ही कानून बन जाते थे, ठीक है। राजा जो कहता वही आपके कानून होता था। समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी आपके कौन होता था? राजा। इन राजाओं के द्वारा बड़ी बड़ी आपके भीषण उपाधियां धारण की गई, जैसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की गई, ठीक है। ये राजा स्वयं को आपके ईश्वर का अंश मानते थे। जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आपके प्राचीन काल में प्रचलन में था वो आपके यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके द्वारा आपके किया क्या जाता है कि भाई के स्वयं को तो आपके ईश्वर का अंश इन्होंने मान लिया। इन्होंने सेना के संचालन,
प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन, ठीक है, न्याय इत्यादि व्यवस्था को लागू करने के लिए अनेक आपके उच्चाधिकारियों की नियुक्तियां की है, ठीक है। तो शासन में नियुक्ति करने का अधिकार आपके किसका, राजा का ही होता था। राजा अपने क्षेत्र का सर्वेसर्वा होता था, राजा अपने क्षेत्र का सर्वेसर्वा होता था और राजा अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। जो मंत्रिमंडल आजकल आप देखते हो ना, वैसे ही आपके मंत्रिमंडल की नियुक्ति किया करता था। लेकिन यहां आपके खास बात क्या है कि मंत्रिमंडल द्वारा दी गई कोई भी सलाह राजा पर बाध्यकारी नहीं होती थी, राजा पर बाध्यकारी नहीं होती थी। लेकिन फिर भी आपके जो बड़े बड़े सामंत होते थे, ठीक है, उनकी आपके सलाह का सम्मान कर लिया करते थे राजा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस समय राजा के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए जहां मंत्रिमंडल था, सामंती संस्थाएं आपके यहाँ पर थीं, संस्था या सामंत थे आपके बड़े बड़े, धर्मशास्त्रों का बंधन आपके राजाओं पर लगा हुआ था, ठीक है, तब जाकर के राजा पर अंकुश रहता था, उसकी शक्ति पर अंकुश रहता था कि कहीं वो प्रजा विरोधी कार्य करना आरंभ ना कर दे। लेकिन फिर भी अपने राज्य में वो सर्वेसर्वा है, अपने राज्य में क्या है, सर्वेसर्वा के रूप में आपके कौन है, राजा है, ठीक है। इस समय आपके राजा लोक कल्याण की अवधारणा को अपनाए हुए थे, लोक कल्याण को आपके, इसीलिए प्रजा भी आपके कभी कभी राजा को माई बाप कह करके पुकारती थी, क्योंकि प्रजा के पोषण का दायित्व आपके राजा पर हुआ करता था, ठीक है। तो वो स्थितियां आपके हमें कहां, राजस्थान में भी देखने को मिलती हैं। हालांकि इस पूरी व्यवस्था पर छाप आपके कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों को छोड़ दिया जाए तो छाप हमें आपके कहां की दिखाई देती है, पूरी जो एंशिएंट आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, प्राचीन काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी छाप हमें देखने को मिलती है। कहां पर, राजस्थान की आपके प्रशासनिक व्यवस्था पर। राजा के बाद देखें तो राजा का पुत्र है, युवराज आपके जो बनता था, वो युवराज आपके राजा के पश्चात शासन व्यवस्था में दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। लेकिन समस्या क्या थी कि भारत में आपके ज्येष्ठाधिकार का, ऐसा उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। ज्येष्ठ पुत्र था वो सामान्यतः आपके क्या बन जाता था, ये उत्तराधिकारी बनता था। लेकिन हमें आपके कई कई जगह आपके अलग अलग मामले हमें देखने को मिलते हैं जहां पर आपके राजा के उत्तराधिकार में अलग अलग संस्थाओं का, अलग अलग व्यक्तियों का हस्तक्षेप हमें दिखाई देता है। जैसे कभी कभी तो आपकी किसी युवराज की योग्यता राजा को प्रभावित करती, तो राजा आपके छोटे पुत्र को भी अपना उत्तराधिकारी बना दिया करते थे, ठीक है। और ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए कि कहीं भविष्य में इनमें कोई संघर्ष ना हो जाए, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए राजा क्या करता था, अपने जीवन काल में ही उसका राज्याभिषेक करवा दिया करता था, जिससे बाद में कोई उत्तराधिकार का संघर्ष जैसी समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। सामंत हैं, जो बड़े बड़े सामंत होते थे, उनका भी प्रभाव आपके या उत्तराधिकार के चयन में उनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। जैसे हम देखें कि भाई मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह हैं, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन सामंतों ने, जो सरदार हैं, उन्होंने किसको, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवा दिया। किसका राज्याभिषेक करवा दिया है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां उत्तराधिकारी के चयन में जो आपके राजा के मुंह लगी रानी होती थी, या फिर आपके कि राजा पर जिस रानी का प्रभाव अधिक होता था, वो अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए उत्तराधिकार में परिवर्तन करवा देती थी। लेकिन सामंत भी महत्वपूर्ण भूमिका आपके यहां निभा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपके मुगल बादशाहों के द्वारा भी आपके क्या किया गया है, युवराज के चयन की, जो आपके युवराज का चयन है या उत्तराधिकार का चयन है, उसमें आपके हस्तक्षेप किया गया है। हालांकि सामान्य नीति को अगर देखें, राजपूत नीति को सामान्यतः हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि भाई किसी भी प्रकार का आपके जो मुगल बादशाह हैं वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया करते थे। लेकिन बीकानेर के मामले में हम जहांगीर को जब देखते हैं कि महाराजा राय सिंह के द्वारा अपने पुत्र सूर सिंह को उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन दलपत सिंह ने जहांगीर के अनुग्रह से आपके गद्दी को प्राप्त कर लिया।
जहांगीर के अनुग्रह से गद्दी को प्राप्त कर लिया। तो कई सारे फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि यहां कोई विशिष्ट नियम नहीं है, विशिष्ट नियम नहीं है, स्पष्ट नियम नहीं है कि भाई ये ही उत्तराधिकारी बनेगा। सामान्यतः बहु विवाह की प्रथा होती थी। राजा आपके 8-8, 10-10 शादियां कर रहे हैं, संतान हो रही हैं आपके 10-10, 12-12। जब संतान इतनी हो रही है तो आपके उत्तराधिकार को लेकर के विवाद होना जायज है। उत्तराधिकार को लेकर विवाद होना आपके यहां पर जायज ही था। ठीक है, तो इसी कारण राज्यों में आपके संघर्ष को बल मिलता था। ठीक है, और बल आपके इसको संघर्ष को टालने का हालांकि राजा अपने जीवन काल में खूब प्रयास करता था। ठीक है, वो युवराज का चयन भी कर जाता था, लेकिन चयन के बावजूद भी उत्तराधिकार में परिवर्तन संभव हुए करते। सामंतों का हस्तक्षेप इसमें रहता था। ठीक है, सामंत आपके समय समय पर, सामंत कौन है कि भाई सामंत समय, हालांकि सामंती व्यवस्था को हम अलग से एक टॉपिक के रूप में ही लेंगे। सामंत समय समय पर राजा की चाकरी किया करते थे, उसे सैनिक सेवा दिया करते थे। इस समय राजा सामंतों की सेना पर निर्भर रहते थे। ठीक है, सामंतों की सेना आपके प्रबल होती थी। अगला अगर आप देखें तो आपके राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल भी हुआ करता था। ठीक है, मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही आपके राजा कार्य किया करते थे, लेकिन ये केवल आपके सैद्धांतिक है। ठीक है, व्यवहार में राजा अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अनुसार आपके निर्णय लिया करता था। जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं राजा को सलाह देने का काम करते थे, इनकी सलाह राजा पर बाध्यकारी नहीं हुआ करती थी। केवल नीति संबंधी मामलों में, महत्वपूर्ण मामलों में ये सलाह कर लेते थे। मंत्रियों की नियुक्ति में भी आपके देखो उनकी वंश है, उनकी जाति है, उनकी योग्यता है, उसको आपके आधार बनाते हुए उनकी नियुक्तियां की जाती थी। किनकी? मंत्रियों की नियुक्तियां की जाती थी। ठीक है, राजा को इन मंत्रियों की पदावनति यानी पद से हटाने का, ठीक है, उनकी नियुक्ति, ठीक, उन सब का अधिकार आपके राजा की इच्छा पर निर्भर है, राजा की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन मैंने बताया आपको कि राजा आपके योग्य मंत्रियों की सलाह का सम्मान कर लिया करते थे, योग्य मंत्रियों की सलाह का सम्मान कर लेते थे। अब ऐसे हमें जो मंत्रिमंडल के अनेक पद हैं, उन पदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के मंत्रिमंडल में हम आपके प्रधान, ठीक है, पुरोहित, धर्माध्यक्ष, दाना अध्यक्ष, पाठशाला अध्यक्ष, ठीक है, प्रधान मुसाहिब, ऐसे आपके पदों की जानकारी पाते हैं। उसी प्रकार सारणेश्वर लेख है सिरोही से जो प्राप्त हुआ है, उसमें आपके मुख्यमंत्री यानी अमात्य का उल्लेख मिलता है। युद्ध एवं शांति के मंत्री के रूप में संधि विग्राहक का उल्लेख मिलता है। आय व्यय का विवरण रखने वाले अधिकारी के रूप में अच्छपटलिक का आपके उल्लेख मिलता है। मुख्य वैद्य के रूप में आपके विशगाधिराज का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ऐसे आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम भी हमें आपके समय समय पर लेखों से प्राप्त होते हैं। अब इन मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते थे, ठीक है, उनमें श्रेष्ठता का क्रम आपके अलग अलग होता था। जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री आपके राजा के पश्चात ही आपके प्रशासन के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। राजा के सैनिक और असैनिक मामले देखने का काम करता था, राजा के सैनिक और असैनिक मामले देखने का काम करता था। अलग अलग रियासतों में क्षेत्र के हिसाब से, मैंने बताया कि राजस्थान में जो प्रशासनिक पद हैं उनमें क्षेत्रीय विशेषताएं समाहित हैं, इसलिए आपके क्या है कि क्षेत्र के हिसाब से इनके नाम भी अलग अलग हुआ करते थे। क्षेत्र के हिसाब से इनके नाम परिवर्तित हो जाया करते थे। ठीक है, तो एक एक बात को हम आपके यहाँ पर लिख लिख करके आपसे चर्चा करते हैं कि भाई कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के क्या दायित्व होते थे, कैसे आपकी उसकी नियुक्ति होती थी। ठीक है, उन सभी के अधिकारों की हम चर्चा करेंगे और फिर धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्था से होते हुए यहाँ के रेवेन्यू सिस्टम की ओर चले जाएंगे कि भाई राजस्व व्यवस्था भी आपके यहाँ राजस्थान में कैसी रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, गुप्त साम्राज्य के पतन, तथा हूणों के आक्रमण, हूणों के आक्रमण।
ने उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों को, अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों के उदय को बल प्रदान किया। और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां, विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्तियां आपके हावी हुई। करण की प्रवृत्तियां विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां आपके क्या हैं, हावी हुई है। ठीक है, अब इस दौर की देखिए, इस समय, और समय कौन सा है, ये 7वीं से 12वीं सदी की प्रशासनिक व्यवस्था, की जानकारी शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा साहित्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? साहित्य पर यह संपूर्ण जानकारी आधारित है कि भाई कि कैसे कैसे आपके यहाँ पर व्यवस्थाएं हुआ करती थी। ठीक है, अब मैंने बताया कि भाई 7वीं से 12वीं सदी यानी कि मुगलों के संपर्क में आने से पहले राजपूत राज्य एक स्वायत्त इकाई के रूप में हुआ करते थे। ठीक है, देखो मुगलों के संपर्क में आने से पहले राजपूत राज्य एक स्वायत्त इकाई के रूप में थे तथा राजा इनका सर्वे सर्वा होता था। राजा ही आपके सर्वे सर्वा हुआ करता था इन रियासतों का। ठीक है, जो भी रियासतें हैं इनमें आपके राजा ही सर्वे सर्वा होता था। प्रशासन में शीर्ष स्थान पर राजा विराजमान था। प्रशासन में शीर्ष स्थान पर कौन विराजमान था? राजा। अब राजा के ही दायित्वों का हम आपके यहाँ पर अध्ययन करेंगे। भाई कि राजा है वो आपके क्या होता था। देखिए राजा देखिए, राजा प्रशासन में शीर्ष स्थान पर
विराजमान था, यह राज्य का सर्वोच्च सेनापति कौमा सर्वोच्च न्यायाधीश व न्याय की अंतिम अपीलीय अदालत होता था। राजा से ऊपर तो सीधी भगवान के पास ही सुनवाई होती थी, ठीक है ना। पूरा सर्वे सर्वा हेड ऑफ द आपके पूरे राज्य का हेड आपके कौन है? राजा है, ठीक है। अदालत होता था राजा के द्वारा परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की जाती थी, ठीक है। परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर जैसी आपके उपाधियां धारण इनके द्वारा की जाती थी, ठीक है। ये स्वयं को ईश्वर का अंश मानते थे, ठीक है, कि ये तो आपके क्या है? ईश्वर के अंश है, ठीक है। अब एक बात देखिएगा कि इतनी बड़ी बड़ी भीषण उपाधियां धारण क्यों कर रहे हैं ये लोग? राजा ही क्यों नहीं कह लेते? तो इस समय आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले तो आपके राजा ही कहा करते थे, सम्राट है, स्वराट है, विराट है, ठीक है ना, और आपके राजा है। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि जैसे जैसे विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां हावी होने लगी, ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ, तो छोटे छोटे सामंतों के द्वारा राजा की उपाधियां धारण की जाने लगी। तो इन राजाओं पर अपना आपके प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्होंने अपने आप को महाराज कहना आरंभ कर दिया, महाराजा कहना आरंभ कर दिया, ठीक है। अब महाराजा कहना आरंभ कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ इसका परिणाम कि भाई कि महाराजा तो कहना आरंभ किया, लेकिन जब सामंतों के द्वारा स्वयं को महाराज कहा जाने लगा तो उन पर आपके अपना आधिपत्य सिद्ध करने के लिए इनके द्वारा विशाल उपाधियां धारण की गई, ठीक है। ये तो कुछ ही नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी आपके परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्तस्य महाराज, ऐसे आपके बड़ी बड़ी उपाधियां जो राय नाम में, ठीक है ना। तो वैसी उपाधियां आपके धारण की जाती थी, स्वयं को ईश्वर का अंश मानते थे, ठीक है। देखिए, राजा शासन संचालन के लिए उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता, शासन संचालन के लिए आपके उच्चाधिकारियों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी, ठीक है। और अपने लिए सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। नियुक्ति करता था। इस समय राजा की निरंकुशता
पर नियंत्रण के लिए निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडल सामंत एवं धर्मशास्त्रों का बंधन था। ठीक है, मंत्रिमंडल हैं, सामंत हैं, धर्मशास्त्र हैं, ये आपके क्या बंधन लगा करके रखते थे, अंकुश रखते थे आपके राजा की शक्ति पर, जिससे आपके राजा कहीं आतताई ना हो जाए। ठीक है, आतताई ना हो जाए, प्रजा में आपके राजा के व्यवहार से आपके क्या असंतोष उत्पन्न ना हो जाए। ठीक है, इसलिए आपके क्या करते थे, ये अपने अधिकारियों की नियुक्ति करते थे और ये अधिकारी कहीं ना कहीं राजा को अपने प्रभाव में रखते हुए उसकी निरंकुशता पर नियंत्रण रखा करते थे। ठीक है, दूसरा पद आपके यहां पर जो आता है वो कौन सा है कि भाई युवराज का पद है। दूसरा पद आपके किसका है, युवराज का। युवराज आपके कौन सा राजकुमार है जो उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त होना है। किसके रूप में नियुक्त होना है, उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त होना है। और शासन व्यवस्था में राजा के पश्चात उसका दूसरा महत्वपूर्ण स्थान होता था। शासन व्यवस्था में राजा के पश्चात उसका दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। देखिए, शासन व्यवस्था में राजा के पश्चात युवराज का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान होता था। हालांकि उत्तराधिकार के कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। उत्तराधिकार के कोई स्पष्ट नियम नहीं थे एवं ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता था। लेकिन युवराज के चयन को कई कारक प्रभावित करते थे। कई कारक आपके युवराज के चयन को प्रभावित करते थे। जैसे मैंने बताया आपके कि बहुविवाह की प्रथा होने के कारण राजकुमारों की संख्या आपके अधिक होती थी। इससे आपके राज्य में संघर्ष को बल मिलता था। ठीक है, देखो जैसे बहुविवाह की प्रथा होने के कारण राजकुमारों की संख्या अधिक होती थी।
राजकुमारों की संख्या अधिक होती थी एवं इससे संघर्ष को बल मिलता था। संघर्ष को बल मिलता था। इससे बचने के लिए राजा अपने जीवन काल में युवराज का चयन कर लेते थे। अपने जीवन काल में ही युवराज का चयन कर लिया करते थे। मैं आपके क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि युवराज के चयन को आपके कौन कौन से कारक आपके प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, एक तो राजकुमारों की संख्या, अगर इकलौता ही बेटा है तो आपके मरता क्या ना करता उसको उत्तराधिकारी बनाना ही पड़ेगा। छांटने की समस्या का ही आपके क्या हो गया है, समापन हो गया। दूसरा, अगर आपके ज्येष्ठ पुत्र अगर योग्य है तो ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बना करके इस कलेश से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो वहां पर आपके देखो, एक तो आपके क्या है, इस संघर्ष के बचाव के लिए राजा अपने जीवन काल में ही युवराज का चयन कर दे। दूसरा, आपके यहां पर आपके देखो प्रभावशाली रानी का चयन में हस्तक्षेप रहता। हस्तक्षेप रहता जो कि मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह व मारवाड़ में मालदेव के काल में दिखाई देता है। दिखाई देता है। आपको ये पता ही है कि महाराणा उदय सिंह ने आपके रानी के प्रभाव में आकर के जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया और मालदेव के द्वारा आपकी किसी रानी के प्रभाव में आकर के चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ऐसे रानी के प्रभाव वाले तो हमको सैकड़ों एग्जाम्पल अपने इतिहास में मिल जाएंगे। समय समय पर इतिहास में हमने इनका उल्लेख भी किया है कि फलानी रानी के प्रभाव में, ढिमकी रानी के प्रभाव में आपके क्या बना दिया है, उत्तराधिकारी बना दिया है। ठीक है। दूसरा, आपके युवराज के चयन में सामंतों की भी विशेष भूमिका रहती थी। ठीक है, देखो उत्तराधिकारी के चयन में सामंतों की भूमिका राजकुमार की योग्यता भी आपके यहां प्रभावित करती थी। राजकुमार की योग्यता, व्यक्तिगत योग्यता, जैसे आप देखें रणथंभौर के आपके चौहान वंश के अंतर्गत देखें कि जयसिम्हा ने अपने आपके बड़े बेटों को छोड़ करके हमीर सिंह को, जो तीसरा छोटा बेटा था आपके, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, और संघर्ष से बचने के लिए अपने जीवन काल में ही आपके उसका राज्याभिषेक कर दिया। तो ये आपके स्थिति कहाँ बनती है, राजकुमार की योग्यता भी आपके इसको प्रभावित करती थी। ठीक है, और एक हमने क्या बताया कि भाई मुगल बादशाहों का भी हस्तक्षेप समय समय पर आपके दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए मुगल बादशाहों
का हस्तक्षेप। बीकानेर के रायसिंह के काल में जहांगीर ने हस्तक्षेप कर दलपत सिंह को टीका दिया। हालांकि दलपत सिंह इस योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी आपके दलपत सिंह को टीका प्रदान कर दिया, क्योंकि जहांगीर राय सिंह से नाराज चल रहे थे ना। राय सिंह से नाराज चल रहे थे तो आपके राय सिंह की सलाह को क्यों मानने लगे? ठीक है, इस वजह से आपके उन्होंने सूर सिंह के स्थान पर दलपत सिंह को ही टीका दे दिया, जबकि राय सिंह ने सूर सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, सामंत हैं, सामंतवादी व्यवस्था को हम एक अलग से आपके टॉपिक के रूप में करेंगे कि भाई कि क्या भूमिका इनकी रहती थी, सामंत होते कौन थे, इसको एक अलग टॉपिक के रूप में ही देखेंगे, बड़ा आपके टॉपिक है। दूसरी बात हम देखें कि यहां पर हमें और क्या दिखाई देता है कि भाई मंत्रिमंडल है कि राजा को सलाह देने के लिए या परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल या परामर्शदाताओं का समूह होता था। ठीक है, जिसकी जानकारी हमें अनेक शिलालेखों से प्राप्त होती है। यहाँ मंत्रियों की नियुक्ति राजा के द्वारा वंश, जाति और योग्यता के आधार पर की जाती थी। ठीक है, विभिन्न आपके महत्वपूर्ण कार्यों या नीति संबंधी आपके जो मामले होते थे उनमें मंत्रिमंडल की सलाह आपके लिया करता था राजा, लेकिन यह सलाह राजा पर बाध्यकारी नहीं होती थी। इवन कि आपके मंत्रियों की नियुक्ति हो, पदावनति हो, वो राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी, राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी। लेकिन राजा सामान्यतः जो बड़े बड़े सामंत होते थे उनकी सलाह का सम्मान कर लिया करते थे। राजा बड़े बड़े सामंतों की सलाह का सम्मान कर लिया करते थे। सामंत हैं अधिकारी जिनको कहें, क्योंकि उनमें से ही आपकी नियुक्ति की जाती थी मंत्रियों में। ठीक है, तो देखिए मंत्रिमंडल, देखो शासन के मामलों में राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल या परामर्शदाताओं का समूह परामर्शदाताओं का समूह होता था। ठीक है, इनकी नियुक्ति व पदावनति राजा की इच्छा पर निर्भर थी। राजा की इच्छा पर निर्भर थी। राजा द्वारा वंश, जाति व योग्यता के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति
की जाती थी। देखिए इस टॉपिक में लैंग्वेज ज्यादा है, ठीक है ना, लैंग्वेज ज्यादा है। लैंग्वेज याद रखना भी आवश्यक है। अगर आपको आंसर्स देने क्वेश्चंस के, तो इसकी लैंग्वेज, आपके इसका मूल भाव है, वो भाव आपके पता होना चाहिए, ठीक है। भाव आपके क्या है? सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल है, मंत्री आपके राजा की कठपुतली है, नियुक्ति और पदावनति राजा के अधिकार में है, और इनकी सलाह राजा पर बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। देखो, राजा द्वारा नीतिगत मामलों एवं महत्वपूर्ण मसलों पर मंत्रिमंडल की सलाह ली जाती है, सलाह ली जाती है। मंत्रिमंडल की आपके सलाह ली जाती थी, ठीक है। महत्वपूर्ण, लेकिन यह सलाह राजा पर बाध्यकारी नहीं होती थी। राजा पर बाध्यकारी नहीं होती थी, ठीक है ना। लेकिन मैंने बताया था कि आपके जो महत्वपूर्ण आपके मंत्री हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण मंत्री या राजा योग्य मंत्रियों की सलाह का सम्मान किया करते थे। फिर भी राजा योग्य मंत्रियों की सलाह का सम्मान करते थे। सामंतों का भी आपके सम्मान किया जाना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि इनमें कब बल भर जाए आपकी इसका पता ही नहीं लगता था। इसलिए आपके विशेष प्रोटोकॉल, आपके नियम यहां पर हुआ करते थे, जिसमें आपके इन मंत्रियों के या सामंतों का आपके सम्मान रखा जाता था, ठीक है। जैसे हम आपके बताएं, यहां पर मैं अभी बता रहा था आपको कि मेवाड़ के महाराणा राजसिंह के मंत्रिमंडल में, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के मंत्रिमंडल में हम पुरोहित, धर्माध्यक्ष, दानाध्यक्ष, पाठशाला अध्यक्ष, ठीक है, ऐसे आपके नाम पाते हैं। देखिए, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के मंत्रिमंडल में हम प्रधान मुशाहिब, धर्माध्यक्ष, दानाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष हो गया, दानाध्यक्ष हो गया, संधि विग्राहक हो गया, ठीक है, एक आपके पाठशाला अध्यक्ष हो गया, आदि के नाम मिलते हैं। वहीं आपके मैंने बताया सारणेश्वर लेख है जो लगभग 953 ईस्वी का है। उस सारणेश्वर लेख में हमें आपके अमात्य, संधि विग्राहक, अक्षपटलिक जैसे अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। देखिए, सारणेश्वर लेख
से हमें अमात्य, अमात्य यानी मुख्यमंत्री, संधि विग्राहक, युद्ध एवं शांति का मंत्री, युद्ध एवं शांति का मंत्री, अक्षपटलिक, लेखा विभाग से संबंधित, और भिषगाधिराज जैसे नाम मिलते हैं। भिषगाधिराज जैसे नाम आपके कहाँ मिलते हैं? हमें इस आपके सारणेश्वर लेख में मिलते हैं। ठीक है, जो मंत्रिमंडल के आपके सदस्य हुआ करते थे, ये किसके सदस्य होते थे? मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। अब इन सदस्यों में हम देखें तो प्रधानमंत्री का नाम आपके सबसे शीर्ष पर है। सदस्यों में आपके किसका नाम शीर्ष पर रहता था? प्रधानमंत्री का नाम आपके सामान्यतः शीर्ष पर रहता था। वो सैनिक और असैनिक मामले दोनों ही प्रकार के मामले देखा करता था। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, सैनिक मामले भी उसके नियंत्रण में रहते थे, असैनिक मामले भी उसके नियंत्रण में रहते थे। अर्थात राजा के पश्चात राज्य का सर्वोच्च अधिकारी अगर देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री हुआ करता था। कौन होता था? प्रधानमंत्री। जैसे मेवाड़ में तो सलूमर के सरदारों को प्रधानमंत्री का पद वंशानुगत प्राप्त था, जिन्हें भाजंगड़ कहा जाता था। क्या कहते थे? भाजंगड़। ठीक है, जयपुर राज्य में प्रधानमंत्री के लिए मुशाहिब शब्द का प्रयोग करते थे। बूंदी में, बीकानेर में, इनमें आपके कोटा में, यहां पर आपके दीवान शब्द का प्रयोग करते थे। कोटा में तो फौजदार शब्द का प्रयोग भी किसके लिए करते थे? प्रधानमंत्री के लिए करते थे। मारवाड़ राज्य में देखा जाए तो आपके प्रधानमंत्री का जो पद है वो सबसे सम्मान सूचक आपके पद माना जाता था। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री का नाम आपके प्रधानमंत्री ही प्राप्त हो। अलग अलग रियासतों में इनके अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता था। केवल हमको ये याद रखना है कि यह राजा को सैनिक और असैनिक मामलों में सलाह देने का काम किया करता था। कौन आपके करता था? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की शक्ति में कभी दीवान के पद से हुई है। दीवान का एक पद होता था जो राजस्व संबंधी मामले देखता था, एक तरह से वित्त मंत्री कह लीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री को आपके होम मिनिस्टर कह लीजिए। ठीक है, और इसको आपके किसके रूप में? दीवान को आपके वित्त मंत्री के रूप में देख लीजिए। ठीक है, लेकिन जिन राज्यों में प्रधान के पद का आपके यानी प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं था, उनमें यह आपके यानी प्रधानमंत्री के कार्य भी दीवान ही किया करता था। प्रधानमंत्री के कार्य भी दीवान ही किया करता था। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कह दे भाई मैं तो वित्त मंत्री हूं, मैं आपके लड़ाई पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, वित्त मंत्री यानी कभी कभी इनको युद्धों का नेतृत्व भी करना पड़ सकता था। मैंने कहा कि सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के मामले। ठीक है, दीवान का कार्यालय है, उसको एक पृथक से कार्यालय होता था इसको। ठीक है, जब राजा कहीं आपके बाहर जाता था, राज्य से बाहर जाता था, तो दीवान के नियंत्रण में ही राज्य की बागडोर होती थी, तब उसे देश दीवान कहते थे। जैसे महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के आपके काल में मोहड़ोत नैणसी हैं, वो आपके देश दीवान के पद तक पहुंचे थे। इस दीवान का जो कार्यालय है वो आपके क्या दीवान हजूरी कहलाता था। दीवान हजूरी जब आपके इसकी नियुक्ति करता था ना राजा, तो इसको राजकीय मोहर भी सौंपता था। ठीक है, जिस पर दीवान के नाम का अंकन होता था। ठीक है, और जितने भी दस्तावेज आपके जारी होते थे वो आपको पता ही है कि वित्त मंत्रालय की अनुमति के बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे उन सभी पर आपके दीवान के मोहर युक्त हस्ताक्षर हुआ करते थे।
मोहर युक्त हस्ताक्षर आपके दीवान किया करते थे। ठीक है, ये आपके किसके दीवान के बारे में है। दीवान का कार्यालय है, दीवान के कार्यालय में आपके जितने भी राज्य संबंधी महत्वपूर्ण आपके मसले हैं, उनसे संबंधित जो दस्तावेज हैं, कागजात हैं, वो आपके सुरक्षित रखे जाते थे। अब इस दीवान के अंडर में भी आपके अनेक विभाग आपके हुआ करते थे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग अगर हम देखें तो वो महकमा वकायत का है। महकमा वकायत, वकायत का हिसाब रखता था कि भाई कि कौन से परगने पर, कौन से सरदार पर, किस व्यक्ति पर कितना आपके रेवेन्यू बकाया चल रहा है, पैसा बकाया चल रहा है, राज्य की संपत्ति बकाया चल रही है, तो उसे राजकीय खजाने में जमा कराने के लिए निर्देश जारी करने का कार्य महकमा वकायत किया करता था। महकमा वकायत करता था। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक अधिकारियों की चर्चा हम आपके इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भाई कि कौन कौन से अधिकारी आपके यहाँ हैं। ठीक है, जो प्रशासनिक मामलों में इनकी सहायता करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे आपके प्रशासनिक अमले को हम आपके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा आपके कम समय ले रहा हूँ मैं आप लोगों की क्लास का। ठीक है, उसको कल आपके हम भरपाई कल की क्लास में करते हुए इस टॉपिक को, कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था का टॉपिक है, इसको हम आपके समाप्त कर लेंगे। धन्यवाद।